Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about topic number 4, paleontology as a science, fossils and evolution. Fossils and evolution. इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्रोग्रेशनिज्म एंड एवोल्यूशन और सेकंड वन इज़ डार्विनियन एवोल्यूशन. प्रोग्रेशनिज्म एंड एवोल्यूशन. प्रोग्रेशनिज्म बोलते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, तो ये उनमें प्रोग्रेस आ रही है और ये जो चीज़ होती है ये नेचुरली होती है. और एवोल्यूशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये चेंजिंग को ही बोलते हैं. Limited knowledge of the fossil record in the 1820s and 1830s, paleontologists debated whether there was a progression from simple organisms in the most ancient rocks to more complex forms later. Charles Lyell, 1797 to 1875, was an anti-progressionist. Charles Lyell was an anti-progressionist. प्रोग्रेशनिस्ट जैसे बता दिया है कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये नॉलेज रिकॉर्ड था 1820 से और 1830s में रिकॉर्ड किया गया था. और एंटी प्रोग्रेशनिस्ट जैसे चार्ल्स लाइल ने 1797 टू 1875 इसके बारे में स्टडी किया और इसने कहा कि एंटी प्रोग्रेशनिस्ट है. चेंजिंग ये नेचुरल तौर पर होती हैं कि ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ बदलते जा रहे हैं. एंटी प्रोग्रेशनिस्ट वो है जो इस बात पर एग्री नहीं करते कि ऑर्गेनिज्म सिंपल टू कम्प्लेक्स कन्वर्ट हो रहे हैं. चार्ल्स लाइल ये क्या था, एंटी प्रोग्रेशनिस्ट था. नेक्स्ट है डार्विनियन एवोल्यूशन. Charles Darwin 1809 to 1882 developed the theory of evolution by natural selection in the 1830s, abandoning the usual belief that the species were fixed and unchanging. Idea of evolution by common descent, that all species today had evolved from other species in the past. The problem how the variation within species could be harnessed to produce evolutionary change. Ideas of Thomas Malthus 1766 to 1834. Survival of the fittest through adaptations, book on the origin of species. चार्ल्स डार्विन जो था उसने इस बारे में स्टडी किया, उसने थियोरी डेवलप की एवोल्यूशन की जो कि बेस थी नेचुरल सिलेक्शन पे, और ये सन आपने याद रखना है कि 1830s में. और उसने अबंडन कहते हैं तुर्क कर देना, किसी को रद्द कर देना. द यूजुअल बिलीव दैट स्पीशीज़ वर फिक्स्ड. उसने इस बात को डिनाई कर दिया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पीशीज़ जो है उनकी वो फिक्स है, इस बात को ना कर दिया और ये अनचेंज है. और ये जो डिसेंट है, ये आइडिया ऑफ एवोल्यूशन गवर्नमेंट से ऑल स्पीशीज हैड इवॉल्व फ्रॉम, और इसने इस बात पर एग्री नहीं किया कि जो ऑर्गेनिज्म है ये चेंज हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, उनमें एवोल्यूशन आ रही है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैलेंटोलॉजी एज अ साइंस. पैलेंटोलॉजी टुडे के आजकल के दौर में पैलेंटोलॉजी का क्या किरदार है और उसके बारे में क्या हम स्टडी करेंगे. पैलेंटोलॉजी टुडे, फर्स्ट हमें इसके 4 टॉपिक्स के रीड करने हैं, डिस्कस करने हैं, उसके बारे में क्या हम स्टडी करेंगे. पैलेंटोलॉजी टुडे, फर्स्ट हमें इसके 4 टॉपिक्स के रीड करने हैं, डिस्कस करने हैं. फर्स्ट है डायनासोर एंड फॉसिल ह्यूमंस. सेकंड है एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट लाइफ. थर्ड माइक्रो एवोल्यूशन. और फोर्थ पैलेंटोलॉजिकल रिसर्च. डायनासोर एंड फॉसिल फ्यूल. डायनासोर एंड फॉसिल humans, 19th century paleontology. Archaeopteryx, true missing link predicted by the Darwin only 2 years before. Incomplete remains of Neanderthal man in 1856. Archaeopteryx lithographica specimen displayed at the Museum für Naturkunde in the Berlin. डायनासोर और ह्यूमन की जो फॉसिल हैं इसके बारे में 19th सेंचुरी में स्टडी हुई थी. आर्चियोप्टेरिक्स कहते हैं ओल्ड बर्ड को. जैसे डायनासोर है उसकी थोड़ी सी शेप जो है वो बर्ड से मिलती है, तो किसी ने इन्होंने स्टडी किया इसके बारे में कि जो डायनासोर है वो थोड़ा सा, या बर्ड्स जो हैं वो थोड़े से रिजेंबल हो रहे हैं आपस में. तो ये इस बारे में स्टडी हुई कि ये जो चीज़ है ये डायनासोर जब नापैद हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो ये इसके साइन तो नहीं आ रहे बर्ड में, ये स्टडी हो चुका है. ये डायनासोर और ह्यूमन फॉसिल के बारे में है. नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट लाइफ. जो सबूत है, जो न्यू ज़िंदगी जो हमारी कन्वर्ट हो चुकी है
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसका एविडेंस। ओल्डर simpler forms of life were organized after 1960 by the use of advanced microscopic techniques, and some aspects of first 300 million years of history of life are now understood. Extraordinary progress and understanding the earlier stages in the evolution of life. ये जो लाइफ है वो हमारी इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज हो चुकी है, और इसके सम एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट 3,000 मिलियन ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ आर नाउ अंडरस्टूड। और इसकी एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी प्रोग्रेस है वो इंसान साइंसदान समझ रहे हैं। नेक्स्ट है मैक्रो एवोल्यूशन, रेट ऑफ एवोल्यूशन, द नेचर ऑफ स्पेशिएशन, द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ मैस एक्सटिंक्शन, द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ आर द टॉपिक्स दैट इन्वॉल्व लॉन्ग टाइम स्केल। मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं स्केल होता है, जैसे हायर ऑर्गेनिज्म फर्स्ट प्लेस पे हैं, लोअर सबसे लास्ट वाले स्केल पे लेडर होती है उसकी, जैसे सीढ़ी होती है उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले मेंशन किया होता है हायर ऑर्गेनिज्म और लास्ट पे लोअर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजिकल रिसर्च डन बाय पेड प्रोफेशनल्स बाय एमेट्योर एंथियोसिस्ट। Amateurs are not paid to work as paleontologists. Collaboration between different sciences is the key. Most paleontological research is more mundane. Our next topic is fossils in time and space. Early paleontologists did not know these things, and so they tried to pack the whole of the history of life into a relatively short span of life, visualizing trilobites or dinosaurs inhabiting a world that was much as it today. The earth is old and the distribution of continents and oceans has changed radically over time. Past के बारे में बताएंगे, history of life into relatively short span of life on earth, evolving years, complex story of fossil groups coming and going, continents moving from place to place. जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते थे, सो वो टायर्ड हो गए, थक गए टू पैक द होल हिस्ट्री ऑफ लाइफ इनटू अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पेन। अब छोटे वक्त में उन्होंने पूरी लाइफ के बारे में स्टडी करना है, तो वो टायर्ड हो गए, और इसके बारे में पैलेंटोलॉजिस्ट को ज़्यादा स्टडी नहीं होगी। तो हमारी जो ज़मीन है वो कितने साल अरसे पुरानी है, और इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है कि स्पेसिफिक जगह पे कंटिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, और ये चेंज हो रहे हैं, टाइम के साथ साथ चेंजिंग आ रही है, उनकी ब्यूटी में भी इंक्रीज़ हो रही है। हाउ टू स्टडी फॉसिल्स इन टाइम एंड स्पेस। अब इसको स्टडी कैसे करना है, जैसे जियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस बारे में स्टडी करते हैं कि रॉक का अगर कोई साइन मिल गया तो वो कितने साल पुराना है, और वो उसका रीजन क्या था, और वो क्या एज है उसकी, तो इसके बारे में। डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिक एंड टेम्परल फ्रेमवर्क एक्यूरेट एंड रिलायबल इनफ टू चार्ट द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉसिल ऑर्गेनिज्म थ्रू टाइम एंड स्पेस। पैलियोजियोग्राफर्स एंड स्ट्रेटिग्राफर्स आर इक्विप्ड विद द रेंज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड हाइस्ट मेथड। इन्होंने टोटल पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिस पे वो फॉसिल्स के बारे में, उसकी एज, टाइम, स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। यूज़ ऑफ फॉसिल इंफॉर्मेशन। फॉसिल इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो यूज़फुल इन जियोलॉजी। जब हम ज़मीन के बारे में, जियो मीन्स अर्थ, जब हम ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं तो हम फॉसिल्स की इंफॉर्मेशन भी साथ साथ लेके चलते हैं। अलाउज द टेक्टोनिक हिस्ट्री ऑफ माउंटेन रेंजेस टू रिकंस्ट्रक्टिव, helps in identifying the level of thermal maturity of rocks, the gas and oil windows in the hydrocarbon exploration. तो आज हमने इनके डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ा है फॉसिल्स एंड एवोल्यूशन, डार्विनियन एवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी साइंस, पैलेंटोलॉजी टुडे, ये तमाम टॉपिक फॉसिल्स एंड टाइम एंड स्पेस। इनके जो टाइम के जो ये 4 बिलियन है, इवॉल्विंग फॉर अप टू ये इतनी 4 बिलियन ईयर्स तक हो गए हैं इसको स्टडी करते हुए, या आगे जा रही है, इसके बारे में ये डेट्स और इसके टॉपिक्स के नेम, और ये जो है डेट्स 1856, 19th सेंचुरी, 2 ईयर्स, और ये चार्ल्स डार्विन कौन था, ये एंटी प्रोग्रेशनिज्म था कि प्रोग्रेशनिज्म था ये चीज़, और ये चार्ल्स लायल कौन था।